पिछले पार्ट में हमने देखा कि ताजू की दिक्कत के बारे में जिंगचैन पढ़ रहा था और राजकुमार आ जाता है और उसे बताता है कि हाउकिंग ताजू की वसीयत के साथ आया है और उससे मिलना चाहता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 153। हाउकिंग सम्राट शेंगजुआन के सामने राज दरबार में ताजू की वसीयत को लेकर पेश होता है। हाउकिंग वसीयत पेश करते हुए कहता है, मेरा राज दरबार आने का एक ही मकसद है, मैं सम्राट को ताजू की वसीयत पेश करना चाहता हूँ। कृपया सम्राट इसे देखिए। जिंगचैन कहता है, पेश करो। तो संतरी जाकर हाउकिंग से वसीयत देखकर जिंगचैन को देता है। इस दौरान मंत्री आपस में बात करते हुए कहते हैं, वसीयत में क्या लिखा है? दूसरा मंत्री कहता है, मैंने सुना है कि ताजू ने हुआनिन के राजा के लिए बहुत ही अच्छे तावीज और मंत्र लिखे हैं। हुआनिन का पहला राजा पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, तो उसने ताजू की मिन्नतें की। तो ताजू ने कुछ दिन मिन्नतें करवाने के बाद उसके लिए ये वसीयत तैयार की थी, जिसे वो आज तक संभाल कर रखे हुए हैं। वसीयत पढ़ने के बाद जिंगचैन के चेहरे पर घबराहट साफ तौर पर देखी जा सकती थी। हाउकिंग कहता है, जैसा कि सम्राट आप देख चुके हैं, ताजू ने यही कहा है कि हुआनिन की जागीरदारी खत्म नहीं की जा सकती। पर फिर भी अगर भविष्य में उनके वंशज हुआनिन की जागीरदारी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें हुआनिन के राजा को अपनी सम्राज्ञी बनाना होगा। ये बात सुनते ही सारे मंत्री चौंक जाते हैं। पूरे राज दरबार में शोर मच गया था। वो लोग कह रहे थे, हुआनिन के राजा को सम्राज्ञी? जिंगचैन संतरी का वसीयत पकड़ाते हुए कहता है, जब ऐसी कोई वसीयत है तो हम ताजू की वसीयत को ही निभाएंगे। किंग, आप हुआनिन पे अपना राज जारी रखिए और समय पर कर देते रहिएगा। बाकी सब कुछ जो जैसे चल रहा था वैसे ही आगे चलता रहेगा। ये बात सुन हाउकिंग मुस्कुराकर मन में कहता है, मुझे तो पहले ही पता था। हाउकिंग घुटनों के बल बैठ प्रणाम करते हुए कहता है, सम्राट, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दक्षिण की तरफ से सब कुछ सुरक्षित रहे। ताजू की वसीयत पढ़ने के बाद चौथे महीने में हुआनिन का राजा अपने मुख्य शहर दनजियांग में वापस लौट गया और 5वें महीने में उसने जियांगजाओ शहर पर हमला कर दिया। जिंगचैन और राजकुमार जिंगचैन के दफ्तर में बैठे हुए थे और कुछ अफसर जिंगचैन के सामने पेश होते हैं, जिनमें से एक अफसर कहता है, सम्राट, हुआनिन के राजा ने बहुत ही शातिराना तरीके से चाल चली है। दक्षिण में उसको जियांगतेज नदी की सुरक्षा प्राप्त है और ऊपर से ताजू की वसीयत का भी वो पूरा फायदा उठा रहा है और हुआनिन राजधानी से केवल 800 ली की दूरी पर है। दूसरा अफसर कहता है, सम्राट, लगातार हर दिशाओं से युद्ध लड़ने के कारण खजाने की हालत बहुत ही खराब है। इन हालातों में दोबारा से युद्ध लड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तीसरा अफसर था दूसरे दर्जे पर आने वाला विद्यार्थी। वो कहता है, जी सम्राट। जिंगचैन मन में कहता है, इस तरह से अब और ज्यादा आगे काम नहीं चल सकता। राजकुमार व्यस्त था पेट पूजा में और वो खाते हुए मन में कहता है, ये डिमसिम तो बहुत ही अच्छे हैं, घर जाते समय मैं जुनकिंग के लिए भी लेकर जाऊंगा। जिंगचैन राजकुमार की तरफ घूर घूर कर देख रहा था, तब जाकर राजकुमार को थोड़ी होश आती है। जिंगचैन मन में कहता है, ये जिंग शाओ और हुआनिन के राजा की मिली भगत है। पर राजकुमार के चेहरे पर एक ही बात दिखी थी, मैंने क्या किया? उस हुआनिन के राजा ने जियांगजाओ पर हमला किया। हाउकिंग राजकुमार से कहता है, मैं 2 शहर खा गया और तुम्हारे भाई ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। राजकुमार कहता है, सम्राज्ञी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उन्हें सोचने के लिए थोड़ा और समय दो, और ऊपर से खजाना भी कम है। राजकुमार अपने भाई के सामने धन पेश करते हुए कहता है, भाई, ये वो धन है जो राज दरबार की तरफ से मुझे दिया गया है गु हाउकिंग के साथ युद्ध लड़ने के लिए। ये वाला बक्सा मेरा है और ये दोनों बक्से गु हाउकिंग ने दिए हैं। बेचारा जिंगचैन क्या करे, उसका भाई कितनी ईमानदारी से उसके साथ बेईमानी कर रहा है। जिंगचैन मन में कहता है, अगर मैंने ये सारा धन सीधे तौर पर देश के खजाने में डाल दिया तो जिंगशाओ का अपराध सिद्ध हो जाएगा कि उसने देश और सम्राट को धोखा दिया है। उसकी मदद करने के लिए मुझे पहले ये धन अपने पास रखना होगा और फिर ये कहना होगा कि खजाना खाली होने के कारण हम युद्ध नहीं लड़ सकते। दूसरे दर्जे पर आने वाला विद्यार्थी कहता है, सम्राट, सम्राज्ञी को गुजरे हुए कितना समय हो गया है, हरम का कोई मालिक नहीं है, फेंगी महल खाली पड़ा हुआ है, क्यों ना आप हुआनिन के राजा के लिए मान जाएं? जिंगचैन कहता है, आप सबको भी ऐसा ही लगता है? दूसरा अफसर कहता है, मार्शल लैंग ने उचित कहा, हुआनिन की जागीर को स्वीकार करना बहुत ही अच्छी बात है, पर हमें इस मामले पर एक लंबी चर्चा करने की जरूरत है।
जिंगचन कहता है हम इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी आप सब लोग जा सकते हैं। सब लोग जी कहकर चले जाते हैं और राजकुमार भी मौके का फायदा उठाकर खिसकते हुए कहता है भाई मैं भी चलता हूँ, आपसे मैं फिर कभी मिलने आऊंगा। रुको। इससे पहले कि राजकुमार वहां से निकलने में सफल होता जिंगचन उसे रोक देता है, उसकी कमीज से उसे खींच कर लेकर जाते हुए कहता है तुम कहाँ भागना चाहते हो, जबकि इस सारी मुसीबत की जड़ तो तुम हो। चलो मेरे साथ शतरंज खेलो। राजमहल के बगीचे में बैठकर वो लोग शतरंज खेलनी शुरू कर देते हैं। राजकुमार बेचारा पूरी तरह से फंस चुका था, चाल में भी और हाल में भी। राजकुमार अपनी अगली चाल के बारे में सोचते हुए मन में कहता है नीचे यहाँ नहीं 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 नहीं, या फिर नीचे वहाँ। जिंगचन हंसते हुए कहता है तुमने तो कहा था कि तुम हांग जियांग के साथ बहुत अच्छे से सीख रहे हो, पर तुम्हारा हाल तो अभी भी वही है। राजकुमार थोड़ा शर्माते हुए कहता है जुनकिंग हमेशा मेरे साथ खेलने की जिद करता है, पर जब हम लोग खेलते हैं तो वो अच्छे से नहीं खेलता, वो मुझे जीतने देता है। जिंगचन पूछता है शाओ शाओ, जब हांग जियांग मर्क्यूस नहीं था तब क्या कभी तुम्हारे मन में उसे छोड़ने का विचार आया? राजकुमार तुरंत उत्तर देते हुए कहता है नहीं। जिंगचन पूछता है अगर वो तुम्हारा सिर्फ उपपत्नी होता और तुम्हारे घर के एक छोटे से कमरे में वो फंस के रह जाता, क्या तुम ये सहन कर पाते? राजकुमार मन में कहता है इन गुजरे हुए दिनों में मुझे साफ तौर पर महसूस हुआ है कि भाई गु हाउकिंग के मामले में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। दुनिया में बहुत सारे सुंदर लड़के और लड़कियां मौजूद हैं, पर इतिहास गवाह रहा है कि कोई भी इन दोनों को हासिल नहीं कर पाया। भाई के पास बहुत ही अच्छा मौका है, पर वो हमेशा की तरह झिझक रहे हैं। मैं हमेशा सोचता था कि भाई के मन में गु हाउकिंग के लिए कोई भावनाएं नहीं है, या फिर वो थोड़ा और सोच विचार करना चाहते हैं, पर सच तो ये है कि उनके मन में गु हाउकिंग के लिए भावनाएं हैं और वो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देना चाहते। राजकुमार अपनी अगली चाल चलते हुए कहता है भाई मुझे जुनकिंग पर दया आती है, पर मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं जुनकिंग के अलावा और किसी को पसंद नहीं करूँगा, और शायद मैं जुनकिंग के बिना कभी भी खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकता। जुनकिंग जो भी चाहता है मैं उसे वो सब कुछ दूंगा, जितना हो सके उतना तो मैं जरूर करूंगा, और मैं कभी भी उसके साथ गलत नहीं होने दूंगा। जिंगचन राजकुमार की बात का कोई भी उत्तर नहीं देता। राजकुमार जिंगचन को समझाने के लिए बात शुरू ही करने वाला था कि जिंगचन उसकी बात को टोकते हुए कहता है आज हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, जाओ और जाकर हांग जियांग से अच्छे से सीख कर आओ, और फिर किसी दिन हम इस खेल को पूरा करेंगे। राजकुमार जाते हुए कहता है ठीक है भाई, मैं चलता हूँ और फिर किसी दिन आपके साथ अच्छे से मुकाबला करूंगा। जिंगचन आसमान की तरफ देखते हुए मन में कहता है इतने बुद्धिमान, शूरवीर और सुंदर इंसान को उम्र भर के लिए हरम में कैद कर देना, ये सच में बहुत ही। जिंगचन को हाउकिंग के साथ अपनी हुई एक मुलाकात याद आती है, जिसमें वो कमल के एक सुंदर तालाब के किनारे बने हुए बरामदे में बैठे हुए थे। जिंगचन कहता है हुआनिन के हर राजा को गु हाउकिंग कहकर ही बुलाया जाता है, तुम्हारा बचपन में जरूर कोई और नाम भी होगा। हाउकिंग कहता है तुम मुझे वो अपने जेड का लटकन दे दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। जिंगचन कहता है तो फिर मत बताओ। हाउकिंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और एकदम से उठकर जिंगचन की कमर से उसके जेड का लटकन ले देता है। जिंगचन इससे बहुत चौंक जाता है और हाउकिंग मुस्कुराकर कहता है फेंगशी, जब मैं छोटा था तब मेरा नाम फेंगशी था। जिंगचन कोई भी उत्तर नहीं देता, वो बस जमीन की तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि शर्म के मारे उसके गाल लाल और बुरे हाल हो रहे थे। राजमहल के बगीचे में बैठा हुआ जिंगचन कहता है फेंगशी, या तो मेरे दिल में लालच है उसे देखने का, या फिर वो सच में मेरे दिल में बस गया है। जिंदगी और शतरंज दोनों में जिंगचन खुद से ही मात खा गया। सम्राट शेंग युआन के कार्यकाल के चौथे साल की फरवरी में सभी मंत्री नई सम्राज्ञी को नियुक्त करने की बात करते हैं, क्योंकि पूर्व सम्राज्ञी को गुजरे हुए काफी साल हो गए हैं। वो कहते हैं कि इस देश ज्यादा समय तक बिना महारानी के नहीं होना चाहिए, जिस बात पर जिंगचन सहमति देता है, और अगले महीने मार्च में सम्राट शेंग युआन ताजू की वसीयत का सम्मान करते हुए एक शाही आदेश जारी करता है, जिस आदेश अनुसार वो हुआनिन की जागीरदारी को खत्म कर हुआनिन के राजा गु हाउकिंग से शादी कर उसे अपनी महारानी नियुक्त करता है। सम्राट शेंग युआन उसके हुनर की कदर करते हुए उसे खास नाम जाओ शियांग देता है। रात के समय फेंगी महल के महारानी के कमरे में गु हाउकिंग लाल जोड़े में बैठा हुआ था। जब जिंगचन अंदर घुसता है तो वो कहता है
महाराज। हाउकिंग के चेहरे पर संतुष्टि थी पर जिंगचैन के चेहरे पर नहीं। रस्म के लिए अपने हाथ में 2 प्याले शराब पकड़े हुए जिंगचैन हाउकिंग के पास जाता है और हाउकिंग को प्याला पकड़ाते हुए उससे पूछता है, ये सब करके तुम्हें क्या फायदा हुआ? ये बात सुन हाउकिंग का चेहरा ही उतर जाता है, पर वो प्याला पकड़ने की जगह जिंगचैन को पकड़ अपने पास खींच उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास ला उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराता है और फिर उसके हाथ से प्याला पकड़ मुस्कुराते हुए उसके प्रश्न के उत्तर में उससे प्रश्न पूछते हुए कहता है, सुहागरात के समय दुल्हन के कमरे में महाराज इतने उलझे हुए और चिंतित क्यों हैं? इतना कहकर हाउकिंग अपनी रस्म का शराब का प्याला पीना शुरू कर देता है, जिसे देख जिंगचैन भी अपना प्याला पी देता है और हाउकिंग के पास बैठ उसके बालों को सहलाता है। जिंगचैन मुस्कुरा रहा था और हाउकिंग भी, पर अचानक से जिंगचैन के चेहरे की मुस्कान चली जाती है जब उसके मन में विचार आता है, इसने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, जिसके सर पर सारी दुनिया की जिम्मेदारियां हैं। इस तरह से खुद को मुझे सौंप देना, क्या ये इसके लिए ठीक है? जिंगचैन एक गहरी सांस छोड़ता है और हाउकिंग उसके चेहरे को छूते हुए पूछता है, क्या हुआ? बसंत ऋतु की रातें छोटी होती हैं। मुझे नहीं लगता कि महाराज को और समय बर्बाद करना चाहिए।